साथियों, स्वागत है आप सभी का। आपको आज की क्लास में पहला क्वेश्चन दिया है, एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग 2160 है। बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होगी। ठीक है, जब भी आपको बहुभुज के कोण निकालने होते हैं तो बहुभुज के अंतःकोणों का योग का कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180। ठीक है, ये आप याद रखना है आपको। ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। जैसे आपको पूछता है कि चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग, या चार भुज हैं, किसी में चार भुजाएं हैं, उसके अंतःकोणों का योग कितना होगा। ठीक है, तो चार भुजाएं हैं तो अंतःकोणों का योग तो 4 - 2 इंटू 180। ठीक है, तो 2 18 2 36 है, तो 360 डिग्री हो जाएगा चतुर्भुज में। किसी छः भुज में अंतःकोणों का योग पूछता है तो छः भुज माने छः भुजाएं हैं, गुणा 180 करेंगे आप, तो ये हो जाएगा 4 गुणा के 180, ये हो जाएगा 720। तो 6 भुज में अंतःकोणों का योग 720 आ जाएगा। अगर 10 भुज बोलता है, 15 भुज बोलता है, 18 भुज बोलता है, जिसमें भुजाएं 20 हों 25 हों, तो कोई सी भी भुजाएं हैं तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो भुजाओं के अंतःकोणों का योग निकालने के लिए ये वाला होता है। जैसे त्रिभुज है, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 आपको पता है। तो देखो 3 - 2 इंटू 180, 3 में से 2 गया 1, तो 180 आ गया त्रिभुज में। तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये बहुत जगह काम आता है, बहुत बारीक एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके बराबर क्या दिया है उसने, ये अंतःकोणों का योग है, इसके बराबर दिया है उसने 2160। ठीक है, ये दिया है 2160, अंतःकोणों का योग 2160 डिग्री दिया है। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व कर दीजिए। n-2 इंटू 180 बराबर 2160, n-2 इज इक्वल टू 2160 बटे 180। ठीक है, अब काट दीजिए, 0 से 0 काट दिया आपने। अब 18 से काट दीजिए इसको, 18 कम 18, 3 18 2 36। ठीक, 18 कम 18, 18 12 की 2 16 हो गया। ठीक है, तो n-2 इज इक्वल टू 12, n इज इक्वल टू, ये 2 इधर चला जाएगा तो 12 2 14, यानी वो क्या है, 14 भुजाओं वाला है। कौन सा, तो ऑप्शन ए आपका सही हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को कभी कभी पलट के दे देता हो, कभी कभी आपको दे देता हो कि एक बहुभुज जिसमें 14 भुजाएं हैं, उसमें 14 भुजाएं हैं, उसके अंतःकोणों का योग ज्ञात करो। ये कोण नहीं देता कि अंतःकोणों का योग ज्ञात करो, तो इसको क्या करते हैं आप, 14 को n की जगह में रख देते। तो 14 को आप n की जगह में रख दिया आपने, तो 14 - 2 गुणा गया 180। ठीक है, तो 12 गुणा गया 180 हो जाता, तो 12 गुणा गया 180, ये 2160 आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को कैसे भी दे सकता है, दोनों तरफ से। ठीक है, या तो आपको बहुभुज दे देगा, या तो आपको कोण दे देगा। ठीक है, कोणों का योग दे देगा। ठीक है, तो ये समझ में आई होप आपको आ गया होगा। ठीक है, आपको दूसरा क्वेश्चन दिया है, किसी संख्या का 4 गुना होना उस संख्या के कितने प्रतिशत वृद्धि के बराबर है। कोई संख्या है, ठीक है, आप उसको 1 मान लो, उसका 4 गुना होना, यानी माने वो संख्या 4 गुनी हो गई, 4 गुना होना उस संख्या के कितने प्रतिशत वृद्धि के बराबर है। देखो संख्या में कितने की वृद्धि हुई, संख्या में 3 की वृद्धि हुई। ठीक है, एक में 3 की वृद्धि हुई तब 4 हुआ, तो कितने प्रतिशत बोलता है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो वृद्धि वैसे में तो 3% की हुई। ठीक है, जब भी प्रतिशत वृद्धि पूछे तो मैंने आपको पहले भी बताया है, अब भी बता रहा हूँ कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो इन दोनों मानों में से वृद्धि में छोटा मान नीचे। अगर हानि बोलता तो बड़ा मान नीचे, इसमें और इसमें से जो बड़ा मान है हानि में उसको नीचे। वृद्धि या लाभ बोलेगा तो दोनों में से छोटा मान नीचे। ठीक है, कमी या हानि बोलेगा तो बड़ा मान नीचे। ठीक है, तो 1/3 गुणा गया 100, यानी 100 300, यानी 300% की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो वैसे मैं जो आपको आज क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये यूपी टेट के, उत्तराखंड टेट के, हिमाचल टेट के, बिहार टेट के, मतलब जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वहाँ से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए हैं जिनको आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर किसी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं तो ये आपके लिए क्लास फ़ायदेमंद हो सकती है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा। अब आपको तीसरा क्वेश्चन दिया है, कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है उसने, चारों दीवारों का आपको क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, अगर आपने जब मैंने पिछली बार आपको घनाभ की क्लास पढ़ाई थी, घन और घनाभ, अगर आपने घनाभ वाला चैप्टर ध्यान से देखा होगा तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाते। ठीक है,
फिर भी मैं आज की क्लास में आपको बता देता हूँ। देखो जैसे आपके पास ये कोई कमरा है, ठीक है, ये घनाभ के रूप में आपके पास कमरा है, क्योंकि कमरा घन जैसा तो होता नहीं है कि जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर हो, ठीक है, कमरा ऐसे ही होता है, ठीक है। तो इस कमरे को आप समझो कि उसने इस कमरे की लंबाई दी है, चौड़ाई दी है और ऊंचाई दी है। आपको क्या निकालना है, इसका चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल माने इस दीवार का क्षेत्रफल, इस वाली दीवार का क्षेत्रफल, ये वाली दीवार का क्षेत्रफल और ये वाली दीवार का क्षेत्रफल, ठीक है। माने जो चारों दीवारें हैं, ये वाली दीवार, इधर वाली और इसके इधर वाली दीवार, ठीक है। आपको ऊपर का और नीचे का क्षेत्रफल नहीं निकालना है, क्योंकि ऊपर की जो छत है उसका और नीचे जो फ्लोर है उसका क्षेत्रफल आपको नहीं निकालना है, ठीक है। तो यानी ये क्या होता है, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं इसको। जो कमरे की चारों दीवारों को क्षेत्रफल निकालना होता है वो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, ठीक है। कमरे की ये लंबाई L है, ठीक है, कमरे की चौड़ाई B है और कमरे की ऊंचाई H है, ठीक है। तो ये क्या होता है, लंबाई गुणा गया हाइट। इस वाले की अगर आप निकालेंगे, इस दीवार का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो इस दीवार की जितनी लंबाई होगी वो मल्टीप्लाई H, माने उस कमरे की, उस दीवार की जितनी हाइट हुई। तो LH ही हो गया, LH ही हो गया, तो 2LH हो गया, ठीक है। क्या होगा, 2LH प्लस इधर की तरफ की दीवार, इस दीवार की देखो चौड़ाई क्या हो गई, B हो गई, क्योंकि ऊपर देखो B थी ना चौड़ाई, तो चौड़ाई इसकी B हो गई, हाइट H हो गई, तो BH इधर की हो गई और BH इधर की हो गई, तो यानी प्लस 2BH, ठीक। तो 2LH प्लस आप BH लिख दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग L दिया है 5, लंबाई चौड़ाई दी है B बराबर 4, H दिया है 3, ठीक है, ये दिया है 3, 5 4 3 लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो L B और H ये दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो 2L की जगह में 5, H की जगह में 3 प्लस B की जगह में 4, H की जगह में 3, 2 5 3 15 धन 4 3 12, 15 12 हो गया 27, 27 में से 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 गुना 54 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। तो यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने घन और घनाभ की क्लास नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आपको चौथा क्वेश्चन दिया है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है और उनका HCF 8 है तो उनका LCM होगा। LCM आपको निकालना है, ठीक है। यानी अनुपात में जो कोई संख्याएं दी होती हैं तो उसके अंदर यानी कि कुछ छुपा हुआ होता है, कुछ वैल्यू ऐसी है कि जो छुपी हुई होती है, ठीक है। ये वाली वैल्यू मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये छुपी हुई होती है, ठीक है। आप ऐसे समझो कि इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई है कि जो छुपा हुआ है, इसके साथ भी जितने से इसमें मल्टीप्लाई है उतने ही इसमें मल्टीप्लाई है कि जो छुपा हुआ है, ठीक है। अगर मैं आपको ऐसा बताऊं जैसे 8 है और ये 12 है, इन दोनों का आप बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढिए जिनसे ये कट जाएं। तो 4 है तो 4 से काटा आपने, 4 दूना 8, ठीक है। या अब अगर आप इन दोनों का HCF निकालते हैं, चलो मैं इन दोनों का HCF निकाल के बताता हूँ आपको। 2 चौको 8, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटा आपने तो 2 दूनी 4, 2 3 6, ठीक है। आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, तो क्या हो गया, LCM आया। पर हमको LCM नहीं HCF निकालना है, तो LCF में क्या करेंगे आप, जो जोड़े हैं उसको लिख देंगे। तो 2 × 2 यानी 4, इसका इन दोनों का क्या आया, HCF आया, ठीक है। इन दोनों का 4 HCF आएगा। अगर 4 से आप इन दोनों को काटते हो तो 4 दूना 8, 4 3 12, ठीक है। यानी 4 इसमें छिपा हुआ है, किसमें, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई में 4 छिपा हुआ है, ठीक है। देखो 4 दूना 8, 4 3 12, तो 8 और 12 तो धाते भी तो है इन दोनों का। तो वैसे ही जो ये X है ये इनका HCF है। तो HCF क्या दे रखा है, 8 दे रखा है, तो आप 8 रख दो। तो 5 गुणा गया 8, 6 गुणा गया 8, ठीक है। तो 5 8 40, 8 6 48। अब आपको संख्याएं पता चल गई, ठीक है। 40 और 48 आपको संख्याएं पता चल गई। अब आपको इनका LCM निकालना है, ठीक है। तो LCM निकालने के लिए शॉर्टकट तरीका बताया था मैंने आपको कि इन दोनों को काटने के लिए आपको बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी है कि जिससे ये दोनों कट जाएं, ठीक है। तो 2 से कट जाएंगे पर 2 तो छोटी संख्या है, 4 से भी कट जाएंगे पर 4 से कोई बड़ी संख्या है जिससे कटेंगे।
8, 8×5 = 40, 8×6 = 48, ठीक है। तो 8 से भी कट रहे हैं, 8 के ऊपर कोई है, 10 से ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो यानी कि 8 है। तो 8 से आप किसी को भी काट दो, दोनों में से किसी एक को काटो। तो 8 से आप इसको काट दो, तो 8×6 = 48। 8 से आपने इसको काटा तो इस 6 का मल्टीप्लाई इस 40 में, तो 6×4 = 24, यानी 240। आपका आंसर आ गया 240, ठीक है। अगर आपको ऐसा नहीं आता है तो फिर आप इसको, जो ये वाला मेथड होता था भाग विधि, इससे कर दीजिए आप, तभी 240 ही आएगा। 2 से 2 20 × 40, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर 2 से 2 10 × 20, 2 12 × 24, फिर 2 से 2 5 10, 2 6 12, फिर 2 से 5 ऐसे ही रहेगा, 2 3 6, फिर 3 से 5, 3 एकम 3, फिर 5 से 5 एकम 5, नीचे 1 1 आ गया, देखो तो कितना आया, 5 3 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, 120 दूना 240, आया ना 240, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आपको 5वां क्वेश्चन दिया है, एक साइकिल के पहिए में 45 तिलियां हैं, दो क्रमागत तिलियों के एक जोड़े के बीच का कोण क्या होगा, ठीक है। कोई क्या, एक साइकिल का कोई पहिया है, ठीक है, आप उसको ऐसा समझो, ये पहिया है, ठीक है, इसमें क्या है 45 तिलियां हैं, तो ऐसे 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, ठीक है, ऐसे करके 45 तिलियां हैं, ठीक है। जो ये बीच में ये कोण बनता है, ये वाला कोण, ठीक है, इसमें ऐसे करके आप समझो 45 तिलियां हैं, ऐसे निकली हुई है 45 तिलियां, ठीक है। तो जो ये कोण होता है वो होता है 360 डिग्री का, ठीक। आपको 45 तिलियां दी गई हैं, तो आपको दो तिलियों के बीच का कोण निकालना है, तो क्या कर देंगे आप, 360 में 45 का भाग दे देंगे, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 360 में आपने 45 का भाग दिया, तो काट दीजिए इसको 5 से, 5 7 35, 5 दूना 10, 5 9 45, 9 8 72, यानी 8 डिग्री, ठीक है। तो दो तिलियों के बीच 8 डिग्री का, फिर दो तिलियों के बीच 8 डिग्री का, ऐसे करके 45 तिलियां हैं, तो 8 गुणा गया 45 करेंगे आप, तो 360 आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं आप। तो प्रत्येक दो तिली के बीच 8 डिग्री का कोण, यानी कि ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस पेपरों से उठाए हुए हैं, प्रीवियस पेपर आप देख लीजिएगा, उनमें पूछे गए हैं, और आगे भी भविष्य में आपसे पूछे जा सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्लास पसंद आ रही है आपको तो चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको 6वां क्वेश्चन दिया है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, प्लस प्लस में और 8 पदों तक मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। जब भी आपको क्यूब वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे 8 पदों का मान है, 8वें पद तक का मान बताना है आपको। इसमें 10वां, 12वां, 15वां, 24वां कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी पद पूछ सकता है, तो इसमें कुछ खास नहीं करना है आपको। देखो 8वां पद तक पूछा है, ठीक है, तो आप 8वें पद को लिख देंगे, ठीक है। उसमें एक पद जोड़ के गुणा कर देंगे, 8 और 1, 8 के बाद अगला पद 9 होता है, तो 8 और 1 9 लिख देंगे, अपॉन में आप 2 कर देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। समझ में आया। यहाँ पे अगर 10वां पद बोला होता तो आप 10 गुणा गया 11/2 कर दे, उसका स्क्वायर कर देते। यहाँ पे 20वां पद बोला होता तो 20 गुणा गया 21/2 कर देते। अब इसको सॉल्व कर दीजिए आप, 2 एकम 2, 2 चौको 8, यानी 9 चौको 36, तो ये हो गया 36 का स्क्वायर। 36 का स्क्वायर यानी 1296 आपका आंसर आ गया, ठीक है। मैंने आपको स्क्वायर करना भी बताया था कि स्क्वायर आप कैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करने से। देखो 6 छके 36, 3 तियाँ 9, ठीक है। अब देखो 3 छके 18, इधर से इधर मल्टीप्लाई, 3 छके 18, 3 छके 18, इन दोनों को जोड़ दो, 18 दूना 36, एक अंक छोड़ के लिख दो 36, 6 6 3 9, 9 3 12, यानी 1296 आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आपको 7वां क्वेश्चन दिया है, 4 की घात 91 प्लस 4 की घात 92 प्लस 4 की घात 93 कितने से विभाजित हो सकता है, इन संख्याओं में से किससे ये विभाज्य है बोला, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन जब आपको पूछा जाता है तो देखो ये सीरीज में है 91 92 93, तो आप इनमें से पहले वाले को कॉमन ले लो। 4 की घात 91 आपने कॉमन ले लिया, तो 4 की घात 91 बाहर आ गया, तो 4 की घात 91 की जगह में बचेगा 1, प्लस यहाँ पे बचेगा 4 की घात 1 बचेगा, यानी 4 बचेगा,
यहाँ पे बचेगा 4 की घात 2। ठीक है, 91 और 2 93, 91 और 1 92 और 4 की घात 91 से 4 की घात 91। अगर इसको खोलेंगे तो इतना ही आएगा। ठीक है, तो देखो 4, तो इसको आगे कर दीजिए आप। 4 की घात 91 बाहर आ गया, 4 और 1 5 और 16 21, 4 चौको 16, 4 20 और 1 21। अब इस 21 को देखिए आप, जिस संख्या से ये 21 कट जाए वही इसका गुणनखंड होगा, यही वही उसी से ये विभाजित हो जाएगा। देखो 13 से कटेगा नहीं कटेगा, 17 से भी नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं कटेगा, 7 से 7 है कि 7 से कट जाएगा। तो यानी ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 7 से, क्योंकि ये 21 कट जा रहा है। ऐसे ही यहाँ पे प्लस 4 की घात 94 95 96 ऐसे करके भी लिखा होता है पेपरों में बहुत बार। ठीक है, 4 की घात 61 62 63 ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको इसी मेथड से करना है और लास्ट में देखना है कि जो कोर्स के अंदर है वो किससे कट रहा है, ऑप्शन से, तो आप उसको ऑप्शन से आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब आपको 8वां क्वेश्चन दिया है 264 की घात 102 प्लस 264 की घात 103 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इकाई अंक क्या होता है, जैसे कोई भी संख्या जिसका राइट साइड से पहला अंक इकाई का अंक कहलाता है। ठीक है, ये आपको पता होगा, इकाई का अंक ये होता है। ठीक, अब अगर आप इसका प्रसार करेंगे तो प्रसार तो आपसे हो नहीं पाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को प्रसार करने में बहुत टाइम लग जाएगा, हो तो जाएगा परंतु मे भी बरसों लग जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, जो पावर होती है, जो घात होती है, उसमें 4 से भाग दे देते हैं। ठीक है, अगर 8 होता तब, अगर 8 9 10 11 कुछ भी हो तो आप जो पावर ज़्यादा है 4 से, तो उसमें आप 4 का भाग दे देंगे। देखिए, तो आपने 102 में 4 का भाग दिया। ठीक है, ये भाग देना तो आपको आता होगा, 4 दूना 8, 2 बचा 22, 4 पंजे 20, यानी 2 शेष बचा। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, वरना आपको यहीं पे ही करना है। ठीक है, 2 शेष बचा, तो यानी लास्ट वाला अंक क्या है 4, तो 4 की घात 2 लिख देंगे आप। फिर प्लस ये 4 की घात 2 था, जब 102 था तो इसमें 4 की घात 3 बचेगा, 3 शेष बचेगा, जब 4 से भाग देंगे, देखो 4 दूना 8, 2 बचा 23, 4 पंजे 20, तो 3 बच गया। ठीक है, तो 4 की घात 3, तो 4 चौको 16, 4 चौको 16 चौको 64। ठीक है, आप इन जो दोनों को जोड़ेंगे तो 80 आया, यानी इकाई का अंक 0, यानी कि ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आपको 9वां क्वेश्चन दिया है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 322। ठीक है, x इज नॉट इक्वल टू 0, तो x माइनस 1/x का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, आपको दिया है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ठीक है, इज इक्वल टू 322, ये आपको दिया है। ठीक है, आप क्या करो, इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अगर हम फॉर्मूला बनाएं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, प्लस 2ab, तो 2 से आप इधर भी जोड़ दो, इधर भी जोड़ दीजिए। ठीक है, 2 से आपने जोड़ा तो देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो ए बी से ए बी कट जाएगा, तो ये बचा इज इक्वल टू हो गया 324। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करेंगे आप, तो स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ 324। ठीक है, ये स्क्वायर इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर होता है 324। ठीक, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लोगे। ठीक, आपको निकालना है x माइनस 1/x, तो x माइनस 1/x को अगर आप स्क्वायर करते हो तो x माइनस 1/x का अगर आप होल स्क्वायर करते हो तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, ये होता है ना। यानी आपको देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर तो पता चल गया है, इसका मान 18 है। ठीक है, और 18 माइनस 2, यानी आप x माइनस 1/x के होल स्क्वायर को कर दो। ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा, ये क्या हुआ, देखो मैंने बताया आपको, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो -2 है ना इसमें,
तो इसको बराबर करना है आपको, तो 18 माइनस 2 हो जाएगा। समझ में आया? मैंने क्या बताया आपको, x माइनस 1/x को आपने, अगर आप इसको स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बचेगा। तो यानी ये होता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, अगर इसमें से इस वाले में से आपने -2 किया तो राइट वाले में से भी -2 करेंगे। ठीक है, तो तब ये x माइनस 1/x के होल स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू 16 आ गया। ठीक है, तो जब आपको पता चल गया कि x माइनस 1/x इज इक्वल टू, फिर हो जाएगा इसमें ये रूट इधर चला जाएगा, यानी कि 16 इधर हो जाएगा। ठीक है, तो x माइनस 1/x इज इक्वल टू रूट 16 यानी कि 4। तो आंसर आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया है 10वां, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों को एक साथ रखा गया है, इस प्रकार बने घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, ये कोई आपके पास घन है, घन माने जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, आपस में बराबर होती है। ठीक है, वो घन होता है। ठीक है, एक घन ये हुआ आपके पास, इस घन के साथ एक दूसरा घन चिपका कर रखा गया है। ठीक है, ऐसा करके कोई घन है दूसरा, उसको रखा गया है। ठीक है, ये दो घन रख दिए गए हैं। अब वो बोल रहा है ये जो पहला घन है वो 8 सेंटीमीटर का है। ठीक है, दूसरा घन भी 8 सेंटीमीटर का होगा, यानी लंबाई क्या हो गई, 16 हो गई। ठीक है, लंबाई क्या हो गई उसकी घन की, 16 हो गई। अगर ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई तो 8 ही रहेगी, यानी कि क्या, एच भी 8 हो गया। ठीक, ये हाइट हो गई एच भी 8 है। ठीक है, और जो चौड़ाई है घन की चौड़ाई, तो अगर यहाँ से यहाँ तक 8 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 8 होगा, यहाँ से यहाँ तक भी 8 होगा, तो यानी चौड़ाई भी कितनी हो गई, 8 हो गई, यानी बी क्या है, 8। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं समझें इसको तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको ये घन दिया है, ठीक है, तो इस घन में यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, इसके साथ एक घन आप बगल में ऐसे रख दो। ठीक है, अगर आपने दूसरा घन रख दिया इसके बगल में, तो देखो यहाँ से यहाँ तक 8, फिर यहाँ से यहाँ तक भी 8, तो 16 हो गई, लंबाई तो 16 हो गई। परंतु इस घन की जो चौड़ाई है वो तो 8 ही रहेगी ना, क्योंकि ये घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है। तो लंबाई तो उसकी 16 हो गई यहाँ तक। ठीक है, ऊंचाई देखो, ऊंचाई भी 8 हुई और चौड़ाई भी 8 रहेगी। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब आप इसको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो आप, 2L की जगह में 16, B की जगह में 8, प्लस B की जगह में 8, H की जगह में भी 8, प्लस H की जगह में 8 और L की जगह में 16। 2 16 अट्ठे 128 प्लस 8 अट्ठे 64 प्लस 16 अट्ठे 128। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 8 दूना 16 4 20 का 0 हासिल लगा 2 2 4 6 4 10 और 2 12 का 2 हासिल लगा 1 और 1 2 और 1 3, यानी 320। तो 320 दूना 640 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर आपको समझ में नहीं आया यहाँ पे, तो आप घन और घनाभ का चैप्टर जरूर देखिएगा। आपको फॉर्मूला भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, विकर्ण क्या होता है, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप पिछली क्लास देख लेते हैं घन और घनाभ वाली, और इसके क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब आपको 11वां क्वेश्चन दिया है, यदि P प्लस क्यू इज इक्वल टू 10 और पी क्यू इज इक्वल टू आपको 5 दिया है, तो P अपॉन क्यू प्लस क्यू अपॉन पी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, क्या ज्ञात करना है आपको, ये वाला ज्ञात करना है। इधर से भी सॉल्व कर सकते हो आप, इससे भी कर सकते हो। ठीक है, इजी इधर से रहेगा। ठीक है, कैसे, आपको ज्ञात करना है P अपॉन क्यू प्लस क्यू अपॉन पी। ठीक, आप इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा P क्यू
क्यू से क्यू कट जाएगा, पी इंटू पी तो पी स्क्वायर प्लस पी से पी तो क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आगे करेंगे आप तो ये होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इसको खोलते हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बचता है ना, तो आप 2pq से इसको जोड़ दो और 2pq इसमें घटा दो। ठीक है, अपॉन पी क्यू। ये 2pq इसलिए जोड़ा घटाया क्योंकि हमको pq भी दिया है। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, ये हो गया p प्लस क्यू के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ तक, और माइनस बचेगा 2pq अपॉन में क्या है pq। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो p प्लस क्यू का, तो यानी 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा। p प्लस क्यू इज इक्वल टू 10 है ना, तो 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पी क्यू, तो 2 इंटू पी क्यू का मान दिया है 5 अपॉन 5, क्योंकि पी क्यू क्या है 5 है। ठीक है, तो ये जाएगा 100 माइनस 5 गुना 10 बटे 5 यानी 90 बटे 5, तो 5 18 पंजे 90, यानी कि 18 आपका आंसर आ गया, यानी कि ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो गया। ठीक है, अब आपको 12वां क्वेश्चन दिया है 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंदर खींचे जा सकने वाले बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। 14 सेंटीमीटर भुजा वर्ग वाले, ठीक है, तो यानी कोई वर्ग है, उसकी भुजा क्या है 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, वर्ग है तो उसकी भुजा 14 सेंटीमीटर, ये भी है, ये भी 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, इसके अंदर बड़े से बड़ा वृत्त खींचना है आपको कोई। ठीक है, पर वृत्त ऐसा खींचा जाएगा इसमें जो कि ये टच करेगा यहाँ तक। अब देखिए, अगर यहाँ से यहाँ तक 14 है तो इसके सेंटर बिंदु से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, 7 होगी। समझ में आ रहा है, यानी जो वृत्त है, वृत्त के जो सेंटर वाला पॉइंट है उससे 7 यहाँ तक, जहाँ पे टच कर रहा वहाँ तक होगी, यहाँ से यहाँ तक 7 यहाँ तक होगी, तभी तो ये जो बाहर वाला वर्ग है उसकी 14 हो गई, उसकी एक भुजा। ठीक है, तो जब आपको पता चलेगी वृत्त की त्रिज्या आपको पता चल गई, ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या आपको पता चल गई कि 7 है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी पाई का मान 22 बटे 7, आर स्क्वायर माने 7 गुणा गया 7। ठीक है, तो आप 7 से 7 को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब 22 गुणा गया 7, तो 22 गुणा गया 7 माने 7 दूना 14 का 4, हासिल लगा 1, 7 दूनी 14 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको 13वां क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यक्ति को एक घड़ी इतने में बेचने पर 5% का घाटा चुकाना पड़ता है। 5% लाभ कमाने हेतु घड़ी को किस कीमत पर बेचना होगा। ठीक है, कोई घड़ी है वो 1140 रुपये की है। ठीक है, उस घड़ी में क्या करता है 5% का घाटा, यानी 5% का घाटा ले लेता है वो, तो यानी घड़ी को बेचता है वो 95% में। ठीक है, क्योंकि घड़ी का मूल्य अपने आप में 100% होता है, 100% में उसने क्या करा 5% का तो उसने घाटा ले लिया है, घाटा चुकाना पड़ा उसको, तो यानी उसने जो 1140 है वो बेचा कितने में 95% के में बेचा। ठीक है, तो यहाँ से 1% निकाल लो, तो 1% बराबर हो जाएगा 1140 बटे 95। ठीक है, समझ में आ गया। अब वो बोल रहे हैं 5% लाभ कमाने हेतु घड़ी को किस कीमत पर बेचना होगा, यानी 5% लाभ माने 100% होता है ना टोटल मूल्य, तो पहली बार क्या करा था उसने 100 में से 5% घाटे में बेचा था, तो 95 में हुआ। अब वो बोल रहा है कि 5% लाभ होना चाहिए, 5% क्या होना चाहिए, लाभ कमाना है उसको, तो यानी 105, तो मल्टीप्लाई कर दो आप 105 से। अब काट दीजिए आप इसको, 5 से काट दो, 5 एकम 5, 5 में 45, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 19 छके 100, 19 एकम 19, 19 छके 114, तो 60 गुना गया 21, 21 जीरो की जीरो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी कि 1260 आपका आंसर आ गया।
ठीक है, समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो, कोई भी वस्तु होती है अपने आप में 100% की होती है, ठीक है। दुकानदार ने क्या करा, 5% का उसने घाटा लिया, यानी उस वस्तु को उसने 95% में बेचा, ठीक है। जो उसने 95% में बेचा उसका मान था कितना, 1140 रुपये, ठीक है। तो यहाँ से 1% निकाल लो, तो 1% बराबर हो जाएगा 1140/95, ठीक है। वो बोल रहा कि उसको 5% लाभ कमाना है, ठीक है। तो उसको 5% लाभ कमाना है, यानी ये 1% बराबर इतना हुआ, तो हमको निकालना है 105%, क्योंकि 5% लाभ कमाना है। तो 1140/95 गुणा गया 105, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1260, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आपको 14वां क्वेश्चन दिया है, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा 3 गुनी कर दी जाए तो इसका आयतन कितना बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर घन की भुजा पहले क्या थी, ए थी, ठीक है, 3 गुनी कर दी यानी 3a हो गई, ठीक है। पहले घन की भुजा क्या थी, ए थी, बाद में 3 गुना कर दिया जाए बोला तो 3a हो जाएगी, ठीक है। तो इसका आयतन कितना प्रतिशत बढ़ेगा, तो आयतन क्या होता है, ये तो भुजा है, ठीक है। तो भुजा इतने से इतनी हुई। आयतन, आयतन क्या होता है, घन का भुजा का क्यूब। तो ये अब इस वाले घन का क्या होगा, इसका भी भुजा का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ए क्यूब था, यहाँ हो गया 3 3 9 3 27 ए क्यूब, समझ में आया। ए क्यूब से 27 ए क्यूब तक बढ़ गया, ठीक है। तो कितना बढ़ा, यानी बढ़ा 26, ए क्यूब से 26 बढ़ा ना, ठीक है। तो माने 1 ए क्यूब से 26 जोड़ेंगे तो 27 ए क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब वो बोला क्या, कितना बढ़ेगा, आयतन कितना प्रतिशत बढ़ेगा, यहाँ पे बढ़ा है 26, ठीक है। यहाँ पे बढ़ा है 26 इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। आयतन 26 बढ़ा है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने बोला कि जब बढ़ेगा, अभी पहले भी आया था एक क्वेश्चन, बढ़ेगा में इन दोनों मानों में से छोटा मान नीचे, ये वाला, ठीक है। और घटेगा बोलता तो बड़ा मान नीचे, बढ़ेगा बोल रहा है तो छोटा मान नीचे इंटू 100, तो ये हो जाएगा 26 गुणा गया 100 यानी कि 2600%, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको 15वां क्वेश्चन दिया है, एक ईंट की मापें 20 सेंटीमीटर गुणा गया 10 सेंटीमीटर गुणा गया 7.5 सेंटीमीटर है, इतनी मीटर माप वाली दीवार बनाने में कितनी ईंटें लगेंगी, ठीक है। तो यानी जो देखो, ये कोई दीवार है, इस दीवार की माप दी है उसने, लंबाई चौड़ाई और उसकी ऊंचाई उसने दी हुई है, ठीक है, दीवार की, ठीक। तो इस दीवार में ईंट लगेंगी, तो ईंट का भाग दे देंगे आप, तो कितनी ईंट है तभी तो पता चलेगा। ये मैंने आपको बताया है, घन और घनाभ में आप वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो यानी 20 मीटर की दीवार है, 20 मीटर 2 मीटर 0.75 मीटर, ठीक है। ये तो मीटर में है, और जो ईंट है वो सेंटीमीटर में है, तो पहले आप इसको सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिए। तो 20 मीटर यानी 20 गुणा गया 100, 2000 सेंटीमीटर, 100 से गुणा करेंगे तो 200, 100 से गुणा करेंगे तो 75, ठीक है। ये सेंटीमीटर में हमने चेंज कर दिया इसको, ठीक है, इनको सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये तो आपको पता होगा। तो 20 मीटर में 2000 हो जाएंगे, 2 मीटर में 200 हो जाएंगे, 0.75 मीटर तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 सेंटीमीटर होगा। अपॉन में एक ईंट की माप, ईंट की माप 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर है, तो आप इसको 7.5 को पॉइंट हटा दीजिए, उसके बदले आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर, ठीक है। अब काट दीजिए, 10 से आप 10 काट देंगे, 75 से 75 कट जाएगा, 20 से 20 ही कम 20 10 बचेगा, तो यानी कितना हो जाएगा, 2 के बाद 1 2 3 4 0, ठीक है। तो इतनी ईंटें लगेंगी, यानी कि ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आपको 16वां क्वेश्चन दिया गया है, 2/5 3/10 और 4/15 का लॉस ऑफ
समापवर्त ज्ञात कीजिए, यानी लघुत्तम समापवर्त यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोलते हैं इसको। तो जब भी आपको ऐसे भिन्न वाले का लॉस ऑफ एलसीएम निकालना है तो उसमें क्या करेंगे आप, लॉस ऑफ निकालना है तो ऊपर वाले का लॉस ऑफ यानी ऊपर वाले का एलसीएम। अगर यहाँ पे एचसीएफ होता है तो ऊपर वाले का एचसीएफ। तो ये 2, 3, 4 का आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, 2 एकम 2, ये 3 ऐसे आएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, फिर 3 से भाग दिया आपने तो 1 1 1, 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी 12 ऊपर आएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है आपके पास, इसमें 12 ऊपर है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको 17वां क्वेश्चन दिया है, 3 घंटियाँ 8:35 पर एक साथ बजना शुरू होती हैं, यदि वे क्रमशः प्रत्येक 12 सेकेंड, 15 सेकेंड व 18 सेकेंड के बाद दोबारा बजती हैं, तब वे अगली बार फिर से कब एक साथ बजेंगी, ठीक है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आप इसमें क्या निकालना होता है आपको, 12 सेकेंड में बजती है पहली बार, दूसरी बार 15 सेकेंड में बजती है, तीसरी बार 18 सेकेंड में बजती है। तो इन सब का आपको एलसीएम ले लेना होता है, ठीक है। तो आपने एलसीएम ले लिया, सबसे पहले आप 2 से भाग देंगे, तो 2 से 12 में कितनी बार जाएगा, 2 छके 12, 15 को ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि 15 में नहीं जाएगा, 2 9 में 18, ठीक है। फिर 2 से देंगे, 2 3 6, 15 ऐसे ही आ जाएगा, 9 ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि इन दोनों में उसका भाग नहीं जाएगा। अब 3 से देंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 3 9, ठीक है। अब फिर 3 से देंगे, 1 ये 5 ऐसे ही देगा, 3 एकम 3, अब फिर 5 से देंगे, 1 1 1, ठीक है। तो कितना हुआ, 5 3 15, 15 3 45, 5 3 15, 15 3 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180, यानी 180 सेकेंड बाद, 180 सेकेंड बाद बजेंगे वो फिर से एक साथ, ठीक है। तो 180 सेकेंड माने कितने मिनट हुए, तो 180 सेकेंड में आप 60 का भाग देंगे तो मिनट पता चल जाएगा आपको। तो 6 3 18, यानी 3 मिनट बाद, 3 मिनट बाद। अब वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि क्या पहली बार 8:35 पर बजती थी, ठीक है, तो अगली बार कब बजेंगी एक साथ, तो 8:35 में 3 मिनट जोड़ दो, 36 37 38, यानी 8:38 पर वो दोबारा एक साथ बजेंगी, ठीक है। अब आपको 18वां क्वेश्चन दिया है, किसी संख्या को 5 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, ठीक है। इसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ठीक है। 5 से आपने किसी संख्या को भाग दिया, ठीक है, और शेषफल क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो शेषफल 3 आया, यानी 5 में आप 3 जोड़ दो तो यानी वो संख्या 8 हो गई, ठीक है। देखो 5 का भाग आपने 8 में दिया तो 5 एकम 5, 3 बचा, तो यानी 3 शेष आ गया। ये तो है वो क्वेश्चन में, किसी संख्या को, ये कोई संख्या है 8, 5 से भाग देने पर, ठीक है, 5 से भाग देने पर क्या हुआ, 3 शेष प्राप्त होता है, ठीक है। इसी संख्या के वर्ग को, यानी इस संख्या के वर्ग को, 8 का वर्ग कर दिया हमने, 8 8 64, इसके वर्ग को 5 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा, 5 12 की 60, 12 पंजे 60, यानी कि 4 शेष बचे, यानी कि ऑप्शन 4 आ गया आपका आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको देखो 3 शेष बचने के लिए कुछ भी मान सकते थे आप, ऐसा कर सकते थे 5 से उस संख्या को आप 13 मान लो, तो 5 दूना 10 होगा, ठीक है, 3 शेष बचेगा। पहली बार पहली शर्त तो पूरी हो गई कि किसी संख्या को 5 से भाग देने पर 3 शेष आता है। इस संख्या के वर्ग को, यानी 13 13 की 169, इस संख्या के वर्ग को 5 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा, तो 5 3 15, 1 19, 5 3 15, 4 शेष, तब भी 4 शेष आएगा। तो वो आपको मानने वाली बात है कि आप किस संख्या को मानते हैं, ठीक है। तो छोटी से छोटी संख्या मानिएगा, फिर आसानी से आप आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन दिया है, एक एक करके क्रमशः 20% तथा फिर 15% की छूट देने के बजाय एक साथ छूट दें तो छूट देनी पड़ेगी। एक साथ छूट दें बोला तो कितने प्रतिशत की छूट देनी पड़ेगी, ठीक है।
अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इसमें पहली बार 20% की छूट दी, दूसरी बार 15% की छूट दी, तो 20 से 15 35% को आंसर करके आ जाएंगे, आंसर गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि जिसमें 2 बार छूट दे दी, या 2 बार बढ़ जाता है, या 2 बार घट जाता है, या कभी लंबाई बढ़ गई कि मतलब लंबाई को 10% बढ़ाया गया, चौड़ाई को 10% घटा दिया गया, या लंबाई को 10% बढ़ा दिया गया, चौड़ाई को 10% घटा दिया गया। इस टाइप के क्वेश्चन, चाहे वर्ग हो, चाहे आयत हो, चाहे घन हो, चाहे प्रतिशत हो, किसी भी चैप्टर में आपको इस वाले फॉर्मूले से करना होता है, x + y + xy/100। ठीक है, अगर आप पिछली क्लास देखते हुए आए हैं तो फिर तो आप आसानी से कर लेंगे इसको। ठीक है, छूट दी यानी घटता है, यानी माइनस, एक्स की जगह में -20, वाई की जगह में -15। ठीक है, क्योंकि दोनों बार छूट दी है माने माइनस। ठीक है, कमी बोलता तब भी माइनस, लाभ बोलेगा तब इसमें प्लस प्लस आएगा। ठीक है, x - y माइनस, तो माइनस माइनस का प्लस, यहाँ पे प्लस ही होगा, 20 गुणा गया 15/100। ठीक है, -20 -15 प्लस 20 पंजे 100, 5 3 15। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस का है तो ये हो जाएगा -35 + 3। ठीक है, यानी -32, यानी 32% की छूट देनी पड़ेगी एक साथ अगर छूट देनी है तो। ठीक है, समझ में आ गया। सीधे अब 35 नहीं करेंगे, 35 करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, और इसको भी आप समझ गए होंगे यहाँ पे कि ये प्लस माइनस होता है जब वृद्धि होती है, या जब लाभ होता है तब प्लस लिखते हैं, जब हानि होती है या छोड़ दी जाए होती है तो उसमें माइनस होते हैं। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन दिया है, एक आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर। ठीक है, कोई विकर्ण क्या होता है, ये कोई आयताकार खेत है, इसका उसने विकर्ण दिया हुआ है, ये वाली भुजा दी है उसने, ये कितना है 17 मीटर है। ठीक है, ये क्या होता है, ये एल होता है लंबाई, ये चौड़ाई होती है आयत की बी। ठीक है, और विकर्ण होता है, तो विकर्ण इज इक्वल टू क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर, यानी 17 का जो स्क्वायर है वो इज इक्वल टू होता है एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये तो आपको पता होगा, आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, या कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये वाला होता है फॉर्मूला। और क्या दिया है उसने, परिमाप दिया है, परिमाप दिया है, परिमाप मतलब होता है, तो ये भी एल होगी, ये भी बी होगी। परिमाप मतलब जितनी इस लाइन ने जगह घेरी है वो परिमाप हुआ। तो परिमाप क्या हुआ, 2l + b, ये तो परिमाप हुआ। देखो l × l, ये और ये 2l 2b। ठीक है, तो 2 कॉमन ले लिया, तो 2l + b इज इक्वल टू कितना दिया है उसने, 46 दिया है। 2 से काट दो आप इसको, तो l + b इज इक्वल टू हो जाएगा 2 23 आएंगी 46। ठीक है, तो 23 आएंगी 46 हो गया। ठीक, आपको क्या निकालना है, अब आपको क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है एल × बी, लंबाई गुणा क्या चौड़ाई, ये क्षेत्रफल होता है। तो इससे एल × बी कैसे करके निकलेगा, आप दोनों तरफ वर्ग कर दो, तो ए स्क्वायर मैंने ये ए + बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर मैंने एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 23 का भी आप स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो 23 का स्क्वायर हो जाएगा 529। ठीक है, एल स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे, बी स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे +2। ठीक है, और एल नहीं, एल भी हमको निकालना है, तो 2lb इज इक्वल टू 529। ठीक है, अब देखो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है ना एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से निकला था एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये कितना है, तो 17 का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर यानी 289, तो 289 प्लस 2lb इज इक्वल टू 529। ठीक है, अब इसको आगे आप सॉल्व कर दीजिए, 2lb इज इक्वल टू 529 माइनस 289। ठीक है, तो इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0 4 2।
तो एल बी इज इक्वल टू हो जाएगा 240/2 यानी 120 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन को कभी कभी ऐसे घुमा के दे देता है, तो उसमें डरना नहीं है आपने। ठीक है, ट्राई करना है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब आपको 21वां क्वेश्चन दिया है, रुपये 10 के 6 की दर से केले खरीदकर रुपये 6 के 4 की दर से बेचने पर कितने % लाभ या हानि होगी। ठीक है, अब इसमें आपको पता करना है कि लाभ हुआ है या हानि हुई है। ठीक है, क्या करा उसने, 10 के क्या करे, 10 के खरीदे, 10 के खरीदे कितने, 6। ठीक है, दूसरी बार 6 के बेचे, रुपये 6 के कितने बेचे, 4 बेचे। ठीक है, अब आपको क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चन में, आपको क्या करना होता है, या तो आप पैसे बराबर कर दो, ये रुपये हो गए, ये केले हो गए, तो या तो आप पैसे बराबर कर दो या तो आप केले बराबर कर दो। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, केले बराबर करने के लिए ऊपर वाले में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 4 नीचे है ना, तो 4 से मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया, और इस 6 से मल्टीप्लाई नीचे में कर देंगे, तो देखो 6 चौको 24, 6 चौको 24, 24 केले हो गए, केले 24 हो गए। ठीक है, तो अब मल्टीप्लाई कर दो, तो इस 4 से इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 4 दशा के 40 रुपये के खरीदे कितने, 24 केले। ठीक है, और 6 छके 36 रुपये के बेचे, 36 रुपये के कितने बेचे, 24 केले। समझ में आ रहा है, देखो आपने 6 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 4 से इधर 4 दशा की 40, 4 छके 24, 6 छके 36, 6 चौको 24। देखो अब पता चल गया आपको, 40 रुपये के उसने 24 केले खरीदे थे, और वही 24 केले उसने 36 रुपये में बेचे, यानी उसको 4 रुपये का नुकसान हो गया। 4 रुपये कम में बेचा ना उसने, तो 4 रुपये का नुकसान हो गया। पता चल गया आपको कि देखो 40 में खरीदते, जब उसने खरीदे थे तो 40 रुपये दिए थे, पर जब उसने बेचे तो 36 रुपये में ही बेच दिए, यानी 4 रुपये का नुकसान हो गया। मैंने अभी भी बताया आपको, पहले भी बताया, अब भी बता रहा हूँ, जब नुकसान होगा तो हमेशा बड़ी वैल्यू नीचे, इन दोनों में से बड़ी वैल्यू नीचे। ठीक है, इंटू 100, तो 4 दशा की 40, 10 दशा की 100, यानी 10% की हानि हो गई। ठीक है, एक दूसरा मेथड है कि क्या है, 10 के, ये इधर इधर क्या हो गया, रुपये हो गया, इधर केले हो गए। ठीक है, 10 रुपये के 6 खरीदे। ठीक है, दूसरी बार 6 रुपये के 4 बेचे। ठीक है, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 दशा की 40, 40 क्या हो गया, क्रय मूल्य, मैंने 40 के खरीदे, इसको आपने इधर मल्टीप्लाई किया 40, 6 जगह 36, 36 क्या हो गया, विक्रय मूल्य। तो देखो क्रय मूल्य मतलब 40, किसी वस्तु को 40 रुपये में खरीदा, उसी वस्तु को 36 रुपये में बेच दिया, यानी 4 रुपये का उसको क्या हुआ, 4 रुपये का नुकसान हुआ। नुकसान कितने रुपये पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है। मैंने या तो नुकसान अगर पता नहीं चल रहा कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या है, तो आप बड़ी वैल्यू नीचे लिख देंगे जब नुकसान हुआ है, इंटू 100, तो 4 दशा की 40, 10 दशा की 100, यानी 10% की हानि हुई। ठीक है, क्लास बहुत बड़ी हो रही है, बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं उनको नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे। आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। क्लास आपको पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।